नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, भारतीय भोजन में मसालों का अपना एक अलग ही महत्व है। हमारे भारतीय भोजन के जो मसाले हैं वो अपने स्वाद और सुगंध के लिए पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और अब जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि भारतीय मसालों का एक औषधीय अपना अलग ही महत्व है, तो इनकी गुणवत्ता और स्वाद के लिए इनको दुनिया भर में जाना जाता है। तो चलिए क्यों ना भारतीय मसालों की खेती किस प्रकार से की जाए और इससे आय के साधन किस प्रकार से और जुटाए जा सकते हैं, इसी विषय को चर्चा करते हैं आज के अंक में। इस विषय को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे एक विशेष अतिथि जो कि हैं डॉक्टर रोहतास सिंह भदौरिया। ये विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी हैं और कृषि विज्ञान केंद्र जावला रत्ताम से हमारे साथ आए हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि बीजीय मसाला फसलें कौन कौन सी होती हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आज का विषय है बीजीय मसाला फसलें, तो प्रमुख बीजीय मसाला फसलों में अजवाइन है, मेथी है, कलौंजी है, जीरा है, धनिया है आदि फसलें बीजीय मसाला फसलों के रूप में प्रमुख रूप से ली जाती हैं। डॉक्टर साहब, जो अगर हमारे किसान भाई ये जानना चाहें कि जो बीजीय मसाला फसलें हैं ये उनकी आय में और अधिक बढ़ोतरी किस प्रकार से कर सकती है, क्या योगदान है इनका? बहुत अच्छा प्रश्न है पूर्वा जी। जैसा कि बीजीय मसाला फसलें हैं, इनके ऊपर प्रति हेक्टेयर आने वाला खर्चा अन्य फसलों की अपेक्षा कम रहता है। साथ ही इन फसलों की खेती करने के लिए जो शस्य क्रियाएं की जाती हैं, हाँ वो भी सीमित मात्रा में की जाती हैं। साथ ही इन बीजीय मसाला फसलों पर प्रति हेक्टेयर लगने वाले जो संसाधन है, चाहे वो सिंचाई के रूप में हो, चाहे वो खाद के रूप में हो, चाहे वो उर्वरक के रूप में हो, चाहे वो दवाओं के रूप में हो, वो भी सीमित मात्रा में रहते हैं। अतः ये अन्य फसलों की अपेक्षा किसानों को प्रति हेक्टेयर अधिक शुद्ध लाभ की ओर ले जाती है। जी, अगर किसान भाई या हमारे जो एक नॉर्मल इंसान है वो ये जानना चाहे कि किस प्रकार से योगदान है उनके स्वास्थ्य में बीजीय मसाला फसलों का, तो उस विषय में अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें तो। बीजीय मसाला फसलों का वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्वास्थ्य के प्रति लाभप्रद है। जैसे कि मेथी है, मेथी एक बड़ा साधारण ही बीजीय मसाला फसल है। हाँ जी। अगर मेथी के 1 चम्मच बीज को अगर अपन रात को भिगो कर रख दें और सुबह उसको गर्म अच्छे से उबाल कर छान कर ठंडा कर कर पिएंगे, तो अपने जो रक्त में उपस्थित शर्करा है, जिसे मधुमेह कहते हैं, वो भी सीमित मात्रा में नीचे आती है, कम होती है। इसी प्रकार से जैसे अजवाइन है, अजवाइन का सभी लोग जानते हैं कि अजवाइन को सीमित मात्रा में 1 चम्मच पीस कर उसका दही के साथ लेप बनाकर अगर अपन चेहरे पर लगाते हैं तो मुहासों जैसी समस्या भी दूर होती है। साथ ही इसका गर्म गुनगुना पानी 1 चम्मच अगर जिन महिलाओं को माहवारी के समय पेट दर्द की समस्या आती है उसमें निदान आता है। साथ ही सामान्य रूप से जो सर्दी जुकाम, पेट के जो अपना गैस है, बदहजमी है और पशुओं में भी ये आफरा जैसी समस्याएं आती हैं, उनके निदान के लिए हमारी बहुत ही नानी अच्छा। दादी भी तो हमेशा से ये कहती आई हैं कि पेट में दर्द हो तो थोड़ी सी अजवाइन फाँक ली जाए, तो जैसे कि आपने बताया कि पशुओं में भी ये लाभप्रद है। बिल्कुल, पशुओं के लिए भी बहुत लाभकारी है। हम अक्सर रूप से देखते हैं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं पशुओं के, चाहे वो गाय है हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बकरी हो, कभी कभी विषैला चारा खा लेती है। हाँ तो उसका पेट फूल जाता है। या हरा चारा, जो नया हरा चारा हो ज्वार जैसा, अगर वो खा लेता है बछड़ा या बछिया, तो उसका पेट में गैस बनती है। एकाएक हम भी जानते हैं कि पशु चिकित्सक वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो साधारण रूप से ऐसी स्थिति में अगर अजवाइन के दानों को, मेथी के दानों को 1-1 चम्मच अच्छे से पीस कर अगर गुड़ के साथ खिलाएंगे तो पेट के जो अफरा है, जो गैस बन गई, उसमें पशु को आराम मिलेगा और अगले दिन हम पशु चिकित्सक से उसके लिए दवा का सेवन करवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो कि आपने बताया कि बीजीय मसाला फसलों की जब अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगाएं तो लाभ अधिक प्राप्त होगा, तो क्या इसके लिए कुछ अलग से उर्वरकों की इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर उनके पास जो जैविक खाद है उसी से वो अपनी खेती कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसा कि बीजीय मसाला फसलें हैं, अगर जैविक रूप से करेंगे, जैविक रूप में आता है जैसे वर्मी खाद है, हरी खाद है, आपका वर्मी कंपोस्ट है, आपकी जो ग्वाटरी की जो खाद रहती है, आपकी जो मुर्गियों की जो खाद रहती है, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही जो रासायनिक खादों के कारण, अगर रासायनिक खाद में जैसे यूरिया प्रयोग कर रहे हैं, फास्फोरस प्रयोग कर रहे हैं, पोटास प्रयोग कर रहे हैं, तो इनके प्रभाव से जो मिट्टी की जो भौतिक दशा है वो तो खराब होती ही है। साथ ही क्या होता है कि जो इनका महत्व है, जैसे इनमें कई प्रकार के
एल्कलॉइड पाए जाते हैं जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, जी। वो मात्रा कम हो जाती है। जी। साथ ही भंडारण की क्षमता भी प्रभावित होती है। और अगर आप जैविक के रूप में करेंगे तो आपको अधिक उत्पादन तो मिलेगा ही, साथ ही आपकी मृदा भी सुरक्षित रहेगी और जो शुद्ध लाभ मिलना है आपको वो आपका बढ़ जाएगा। अच्छा जी। अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि किस प्रकार की जलवायु की ज़रूरत होती है बीजी मसाला फसलों के लिए, साथ ही साथ उनको भूमि किस प्रकार की रखना चाहिए, क्या हमारे जो मध्य प्रदेश है इसमें हमारे किसान भाई बीजी मसाला फसल लगा सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूर्वा जी। जैसा आपने पूछा कि प्रश्न किस प्रकार की जलवायु हो, किस प्रकार की मिट्टी हो, तो किसान भाइयों को मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो बीजी मसाला फसलें, इनमें कुछ जैसे अजवाइन है, कलौंजी है, इनके बीज बहुत छोटे होते हैं। अगर आप खेत बहुत ऊंचा है, ढलान अधिक है, तो जब आप बुआई करेंगे और बुआई के बाद जब आप सिंचाई करेंगे तो आपके बीज की बह जाने की संभावना अधिक रहेगी। अच्छा जी। और क्या रहेगा कि किसी जगह पर आपको बहुत पौधे खड़े दिखेंगे और किसी जगह पर आपको कम पौधे खड़े दिखेंगे जी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि समतल खेत हो, समतल क्यारियाँ बना लें। साथ ही जो इसकी बुआई के लिए जो उपयुक्त समय है वो मध्य प्रदेश में जो यहाँ की जो जलवायु है वो शरद ऋतु है। शरद ऋतु में सितंबर अंत से लेकर और आप 15 नवंबर तक इन फसलों की बुआई कर सकते हैं। जी। बुआई के समय जो तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इस समय रहता है। हाँ जी। तो हमारे किसान भाई इस बीच में अच्छे से इसको कर सकते हैं। अच्छा। जो मिट्टी की जो प्रकार है, जैसे बलुई मिट्टी हो, अधिक भरपूर मात्रा में जीवांश पदार्थ हो, और अगर दोमट मिट्टी भी है तो भी वो इसके लिए सर्वोत्तम है। जी। किसान भाई के पास में अगर मान लीजिए कि ढलान वाला खेत है तो वो क्या करें? तो किसान भाइयों को छोटी छोटी क्यारियों में खेत को बांट लें, जिससे कि बीज के बहने की समस्या कम रहे और आपको सिंचाई करते समय बाधा उत्पन्न न हो। क्योंकि अगर अधिक ढलान रहेगा तो पौधों की जड़ें खुलने की संभावना रहेगी, क्योंकि छोटे पौधे होते हैं इनके और बीज भी छोटा रहता है, और जो पहली सिंचाई होती है उस समय किसान के खेत में पौधों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए खेत को पट्टियों में बांट लें और क्यारियों में बांट लें जी। और फिर आप बुआई करें। हाँ जी। डॉक्टर साहब, किसान भाई ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, और अगर आपने उन्नत किस्में बताई हैं तो उस उन्नत किस्मों को वो प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूर्वा जी। जैसा कि आपने बताया कि जो आपकी रिसर्च स्टेशन पहले पता होना चाहिए किसान भाइयों की कहाँ से बीज प्राप्त कर लें। तो राजस्थान के एक शहर है अजमेर, वहाँ पर NRC सीड स्पाइसेस, जैसे अच्छा। जिसको कहते हैं बीज, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र, हाँ जी। अजमेर में स्थापित है। वहाँ पर किसान भाई सितंबर के पहले, अगस्त लास्ट से सितंबर से पहले प्रयास करने लगे, चाहे वो पत्राचार के रूप में जी। और चाहे वो टेलीफोनिक। अच्छा। वहाँ से आप अपने बीज की मात्रा उनको बताएंगे तो वो बता देंगे कि इतना रुपए में आपको ये बीज उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ जी। तो आप चाहकर उनको RTGS या नेफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट से आप उनको पैसे भेज देंगे तो डोर टू डोर सर्विस के अंतर्गत निश्चित ही आपके घर के पते पर या आपके जिला स्तर पर जहाँ आपका प्रधान डाकघर है वहाँ तक आपको बीज आ जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि कई प्रकार के बीज भी मिश्रित रूप में आते हैं। हाँ तो जी। जब हम खेत में उनकी बुआई कर देंगे तो पता चला कि फसल के साथ अन्य फसलों के बीज भी निकल आए या कम संख्या में पौधे निकले, तो हमारा किसान जो है उसको आर्थिक हानि होगी, क्योंकि जो लक्ष्य है आखिर में किसान का आय दुगनी का, वो पूरा नहीं कर पाएगा। अच्छा जी। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बीजीय मसाला फसलों का उत्पादन किस प्रकार से लिया जाए और उनसे अधिक आय किस प्रकार से प्राप्त की जाए। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि क्या बीजीय मसाला फसलों के लिए जो पानी की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था कुछ अलग प्रकार से करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है पूर्वा जी। वर्तमान समय में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है और जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ अगर हम बाढ़कृत सिंचाई करेंगे, खुली सिंचाई जिसे कहते हैं, तो हमारे पानी की हानि भी होगी और भूमिगत जल स्तर भी गिरेगा। हाँ जी। इसलिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत और भी कई योजनाएं चल रही हैं जिसमें सब्सिडी के अंतर्गत किसानों को पाइप मिलती है। चाहे वो फुहारा पाइप ले लें, चाहे वो ड्रिप इरीगेशन का उपयोग करें, तो हमारा पानी भी कम लगेगा। साथ ही क्या होगा कि जो फव्वारा सिस्टम है, इससे क्या होगा कि जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, इनको भी नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिलती है। क्योंकि जब चिड़िया चलती है जो फव्वारे की, तो जो उड़ने वाले कीड़े हैं जो खेत में इधर से उधर हो जाते हैं, वो पानी में से किसी न किसी कारणवश उनको रुकावट उत्पन्न होती है, जिससे कि हमारे फसल में जो रस चूसने वाले कीड़े उनको प्रकोप कम हो जाता है। अच्छा तो जहाँ तक हो सके वहाँ ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का प्रयोग करें। जी, ये तो आपने बताई बात के सिंचाई की, लेकिन किसान भाई किस प्रकार से कीट नियंत्रण कर सकते हैं? क्योंकि कीट का प्रकोप तो लगातार खेतों में देखा ही जाता है, तो किस प्रकार से जो मसाला फसलें हैं उसमें कीट नियंत्रण करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको बीजोपचार के रूप में बता दूं कि कई प्रकार के कीड़े जो हैं जो भूमिगत रूप से पौधों को नुकसान, उनकी जड़ काटकर या कई अन्य प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, तो किसान भाइयों को बीजोपचार विशेष रूप से अच्छी प्रकार से करना चाहिए। इसके लिए क्या करें कि फफूंदनाशक के रूप में आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 12% प्लस 63% का आता है, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्लस फिप्रोनिल, जो आपके भूमिगत कीट जैसे कटवा इल्ली नीचे जड़ काटने की लग गई या आपकी दीमक लग गई, उसके नियंत्रण के लिए आप फिप्रोनिल की 5 ml मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से इसका प्रयोग कर लें। साथ ही स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस भी आता है, स्यूडोमोनास की भी 10 ml मात्रा प्रति केजी बीज प्रयोग करें। इसी के साथ साथ जैसे PSB कल्चर आते हैं, आपका राइजोबियम कल्चर आते हैं, इनकी भी 5 से 10 ml मात्रा प्रति केजी बीज प्रयोग करें। किसान भाई यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बुआई करते समय ये प्रयोग ना करें। अच्छा। क्योंकि अगर आप बुआई करते समय प्रयोग करेंगे तो बीज छोटे होते हैं, वो आपस में गीले रहेंगे और वो चिपक जाएंगे। तो जब आप सीड्रिल से बुआई करेंगे तो क्या होगा कि बीज आपस में चिपक के जाएंगे, आपकी बीज की लागत भी अधिक खर्च होगी और बुआई करने में भी बाधा आएगी। अच्छा। अतः किसान भाई बीजोपचार जो है वो जैसे सुबह उनको बुआई करना है तो सायकाल कर दें बीजोपचार, उसको फैलाकर किसी छायादार स्थान पर रख दें और बाद में जब आप बुआई करें इकट्ठा करके इसको सामान्य रूप से बुआई करें तो आपको कोई बाधा नहीं होगी और जो भूमिगत बीमारियां हैं और जो कीड़े हैं उनको आप अच्छे से नियंत्रित कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, जो आपने अभी की बात बुवाई की, तो क्या कतार से कतार के बीच की दूरी में भी कुछ मायना रखता है कि कितनी दूरी रखनी चाहिए, या फिर पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है पूर्वा जी। यहीं पर किसान थोड़ा आर्थिक नुकसान उठा लेता है। क्या रहता है कि जो बीजी मसाला फसलें, इनके बीज छोटे होते हैं, तो हमारे किसान भाइयों के पास उन्नत उपकरण ना हो पाने के कारण या फिर जल्दी के चक्कर में किसान भाई क्या करते हैं कि फूंक कर सिंचाई, जिसे हम छिटकवा विधि कहते हैं या इंग्लिश में ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, किसान भाई कर देते हैं। उससे क्या होता है कि शरद काल में हम देखते हैं कि सूरज कम निकला, कोहरा रहा, या दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं या निराई गुड़ाई कर रहे हैं, तो उस समय किसान भाइयों को बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो अपना सीड्रिल रहता है उसी से बुआई करें। और जैसे मेथी और जीरा जैसी फसलें हैं, इनमें
कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। वहीं अजवाइन, कलौंजी और आपकी धनिया जैसी फसलों के लिए 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर तक आप रखें। निश्चित ही आपको कई प्रकार की जो खेत में जो क्रियाएं की जाती हैं उसमें आपको बाधा नहीं होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। जी जी डॉक्टर साहब, ये तो अभी हमने जैसे बात की कतार से कतार की दूरी, लेकिन जब फसल हमारी पौध रूप में होती है तब देखने को मिलता है कि बहुत सारी खरपतवार उस पर आक्रमण करती है। तो क्या कुछ विशेष विधियां हैं जिससे कि हम उन खरपतवारों से जो है निदान पा सकें? ये भी सराहनीय प्रश्न है, क्योंकि इन खरपतवारनाशी दवाओं पर भी किसान भाइयों को बहुत खर्चा करना पड़ता है जी। तो किसान भाई 2 प्रकार के खरपतवारनाशी प्रमुख रूप से अगर प्रयोग करेंगे तो आखिर में जो क्रियाएं करनी पड़ती है वो अपन को कर्म करना पड़ेंगे। जैसे फ्लूक्लोरेलिन या वासालिन के नाम से आता है। अच्छा जी। इस खरपतवारनाशी रसायन की 1 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर आप बुआई से पहले, विशेष ध्यान जो देना है कि जो खरपतवारनाशी बुआई से पहले है या जो अंकुरण से पहले है उस समय उनका प्रयोग करना है। तो फ्लूक्लोरेलिन वासालिन है जो बुआई से पूर्व इसका प्रयोग करना है। हाँ, जबकि वही पेंडिमेथिलिन जो खरपतवारनाशी है इसकी जो मात्रा है वो 1.5 लीटर तक 500 लीटर में घोलकर 1 हेक्टेयर में आप स्प्रे कर दें। लेकिन इसमें ये विशेष ध्यान रखना है कि ये बुआई के बाद है और अंकुरण से पूर्व। तो किसान भाइयों को जो विशेष ध्यान देना है कि ये दवा आप हर हालत में 24 से 72 घंटे के भीतर जो बुआई के बाद का जो समय उसमें आप छिड़काव कर दें। अगर आप 72 घंटे के बाद करेंगे तो ये अंकुरण प्रस्तुत जो फसल का है आपकी मुख्य फसल का उसको बाधित करेगा या हो सकता है रोक ही दे। तो किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें और फसल जब 30 दिन की हो जाए, अगर आप इन दवाओं का प्रयोग नहीं कर पाए तो उस समय आप निराई गुड़ाई कर सकते हो, हाथ से निकाल सकते हो खरपतवारों को, क्योंकि खरीफ में खरपतवारों की समस्या खेत में कम देखने को मिलती है। 60 दिन पर भी कर सकते हैं आप निराई गुड़ाई जी। तो इस प्रकार आप करें। जी सर, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। किसान भाइयों, अब समय हो चला है खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। दालों के घटते आयात से 15,000 करोड़ की बचत। फसल नुकसान पर 5,000 रुपए तो मिलेंगे ही। किसानों को उन्नत तकनीक अपनाने प्रोत्साहित करें। सब्जियों की उन्नत किस्में। गेहूं में भूरा धब्बा। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा किसानों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और केंद्र सरकार की किसान अनुकूल नीतियों के कारण बीते 5-6 साल में देश में दालों का उत्पादन 140 लाख टन से बढ़कर 240 लाख टन तक पहुंच गया है। श्री तोमर ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक देश में 320 लाख टन दालों की जरूरत होगी। दालों के लिए आयात पर निर्भरता कम हो गई है और देश हर साल 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत कर रहा है। श्री तोमर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR द्वारा विश्व दलहन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर श्री तोमर ने IIPR के क्षेत्रीय केंद्रों भोपाल और बीकानेर के कार्यालय और प्रयोगशाला भवनों के शुभारंभ के साथ ही IIPR के क्षेत्रीय केंद्र खोर्दा, ओडिशा का शिलान्यास भी किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 6 साल के भीतर दालों के MSP में 40% से 73% तक की बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में अब प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने की स्थिति में अनुदान सहायता 5,000 रुपए तो मिलेगी ही, साथ ही वन्य प्राणियों द्वारा आवास को नुकसान होने पर भी अनुदान दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 परिशिष्ट 1 में वन्य प्राणियों द्वारा भी मकान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक अनुदान सहायता दिए जाने को मंजूरी दी। वर्तमान में इस परिशिष्ट में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट होने पर अनुदान सहायता का प्रावधान नहीं था।
इसी प्रकार राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 परिशिष्ट 1 में वर्तमान में प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण पीड़ित परिवार के कपड़े, खाद्यान्न एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रति परिवार के मान से 5,000 रुपए का आर्थिक अनुदान, 50 किलोग्राम खाद्यान्न एवं 5 लीटर केरोसिन तात्कालिक सहायता के रूप में देने का प्रावधान है। राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में वर्तमान प्रावधान देय अनुदान राशि से कम मूल्य की फसल क्षति हुई हो तो अनुदान सहायता उस मूल्य के बराबर देय होगी, किंतु एक कृषक को सभी फसलों के मामलों में राशि देय 5,000 रुपए से कम नहीं होगी। इसके स्थान पर मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक खाते के लिए सभी फसलों के मामले में देय राशि 5,000 रुपए से कम नहीं होगी, यह प्रावधान करने की मंजूरी दी। किसानों को उन्नत तकनीक अपनाने प्रोत्साहित करें। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से निरंतर अवगत कराया जाए, उन्हें उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की कृषि इकाइयों के भ्रमण के दौरान यह बात कही। उन्होंने प्रदेश की दूसरी कृषि ओपीडी का शुभारंभ किया। श्री पटेल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा चना, अलसी और विसिया चारा की 3 नई प्रजातियों के राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रत्येक विकासखंड में उन्नत फसलों की किस्मों का उत्पादन होना चाहिए। किसानों को उन्नत तकनीकों से अवगत कराना चाहिए, जिससे कि किसान कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। नए कृषि कानूनों से किसानों को नई सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से लाभान्वित होकर किसान वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, कोल्ड स्टोरिंग और प्रोसेसिंग इत्यादि की यूनिट भी लगा सकेंगे। कृषि मंत्री श्री पटेल ने जबलपुर में प्रदेश की दूसरी कृषि ओपीडी का शुभारंभ किया। उन्होंने निर्देशित किया कि कृषि ओपीडी को प्रभावी रूप से संचालित किया जाए, ताकि किसानों की फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। सब्जियों की उन्नत किस्में। ग्रीष्म ऋतु में कद्दू वर्गीय सब्जियां अधिक मात्रा में लगाई जाती हैं, जो बेहतर उत्पादन के साथ कृषकों की आमदनी में इजाफा करती हैं। किसान भाइयों को वैज्ञानिकों से सलाह कर उन्नत किस्में बोनी चाहिए। अधिक उत्पादन के लिए सब्जियों की इन किस्मों का उपयोग करना चाहिए, जैसे लौकी, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा नवीन, पूसा हाइब्रिड 3, अर्का बहार, पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि। कद्दू में पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन। तुरई, पूसा नसदार, अर्का सुमित, अर्का सुजाता। करेला, कोयम्बटूर लौंग, पूसा 2 मौसमी, प्रिया, अर्का हरित, पूसा विशेष। टिंडा, अर्का पंजाब टिंडा। खरबूजा, पूसा मधुरस, गुजरात खरबूजा, अर्का जीत, हिसार मधुर। तरबूज, शुगर बेबी, अर्का मनिक, असाटी, यामाटो, अर्का ज्योति। गेहूं में भूरा धब्बा रोग। गेहूं की पत्तियों पर आमतौर पर भूरे धब्बे का रोग आता है। वर्षा के असर से गेरुआ रोग भी आ सकता है। भूरा धब्बा रोग में पत्तियों पर आए धब्बों को हाथ लगाने से किसी भी प्रकार का चूर्ण हाथ में नहीं आता है, परंतु गेरुआ के धब्बों को दबाने से रोरी हाथ में आ जाती है, जिसे सरलता से पहचाना जा सकता है। दोनों बीमारियों में पत्तियों से पौधों को मिलने वाला भोजन बनाने की मात्रा पर असर होता है और दाना भरने की अवस्था पर अधिक दबाव पड़ता है। रोग दिखने के तुरंत बाद डायथेन M45 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें। छिड़काव विशेषकर स्थानीय किस्मों WH 147 तथा लोक 1 जातियों पर अवश्य करें। और अंत में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। चने के खेत में स्वयं उगे सोयाबीन के पौधों को उखाड़ दें एवं इल्लियों का नियंत्रण करें। गेहूं में नमी बरकरार रखें और चूहा नियंत्रण के उपाय करें। सब्जी फसलों में किसान कीटों की रोकथाम करें। जायद में मूंग बीज की व्यवस्था करें और पशुपालक पशुओं को समय पर टीका लगवाएं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस आज इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ये तो था हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का अंक। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ, लेकिन उससे पहले आप हमारा पता जरूर नोट कर लीजिए, जो कि है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 18, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।